What's up everyone? Welcome back to the channel. आज बारी आ चुकी है अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड ट्वेल्थ। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बेसिक चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट के बारे में, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। मुझे उम्मीद है आप लोग एज पर प्लान पढ़ रहे होंगे और आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिए होंगे। मिस आउट बिल्कुल भी मत करना, खुद को ढीला बिल्कुल भी मत छोड़ना, टाइम टू टाइम टारगेट्स पूरे करते चलो। चलिए let's begin. चलो यार शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। यानी कि कोई भी आज की डेट में मैनेजर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन में, इस लाइन को देख के आपको क्या लग रहा है, जो मैनेजमेंट पूरा नहीं कर सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मैनेजर की जगह प्रोफेशन या एक प्रोफेशनल लगा के देखें। देखो क्या लिखा हुआ है, एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल। किसी को भी हम प्रोफेशनल बोल सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन। बिना किसी भी क्वालिफिकेशन के क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो यहां आपको दिखाई दे रहा है जो मैनेजमेंट में नहीं है? वो है रेस्ट्रिक्टिव एंट्री। करेक्ट। किसी को भी प्रोफेशनल बनने के लिए उसको डिग्री, क्वालिफिकेशन, ये चीजें करनी पड़ती है ना, यही तो रेस्ट्रिक्शन है, तभी तो वो प्रोफेशनल कहलाता है। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सी पार्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, what distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principles into practice। एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक अनसक्सेसफुल को क्या डिफरेंट बनाता है? देखो सीखा दोनों ने सेम है, यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो दोनों के पास सेम था, बट उसको कौन कितना अच्छे से प्रैक्टिस करता है ये दोनों को डिफरेंट बनाता है। राइट। विच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। कौन सा नेचर का कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे हाईलाइटेड है? मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात कर रहा है। साइंस में हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम अपना अपना एप्लीकेशन की बात नहीं करते। साइंस में ऐसा कुछ नहीं आया था। नंबर 2, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आया था ना कि सबका अपना अपना एप्लीकेशन होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सबके लिए स्टडी मटेरियल सेम है, लेकिन सब अप्लाई अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं। तो आंसर बनेगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, देखो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है कहां पे, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। करिश्मा लिमिटेड अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े बनाते हैं, फॉर मेंस हैड एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10%। लो जी, 10% प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। बट द सेल्स डिपार्टमेंट डजंट अप्रूव ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन टिल चेंजेस आर बॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट to incorporate the latest fashion। ठीक है। These kind of conflicts bring the light the following importance of the force that can help to accomplish the linking of activities of various departments। इसका मतलब ये है कि यहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोडक्शन कुछ बोल रहा है, सेल्स कुछ बोल रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है these kind of conflicts bring to the light the following importance। कौन सा इंपॉर्टेंस लेके आ रहा है? of the force that can help to accomplish the linking। सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करो, पूछ नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन आइडेंटिफाई करो कौन सा फोर्स है जो डिपार्टमेंट्स को आपस में लेके चलता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फोर्स कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फोर्स का इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। क्या हम ग्रोथ इन साइज की बात कर रहे हैं? नहीं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं? हाँ। देखो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में ही तो होता था कि जब फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि हर फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी इज। कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सोसाइटी के लिए चीजें बना रहा है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, पर्सनल है, या बोथ सोशल एंड पर्सनल है? सबसे आसान है, सोसाइटी के लिए तो सोशल है, सोशल इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्या आ रहा है, सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन बहल एज इट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है एक इंडिविजुअल को। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका बेसिक टास्क क्या होगा। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से लेवल पे ऑपरेट करेंगे। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब टॉप लेवल पे होते हैं, तो वो होता है टॉप लेवल। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि टॉप लेवल का कौन सा बेसिक टास्क है। सारे के सारे ऑप्शंस देख लो। टू इंटीग्रेट डिफरेंट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल ये तो होता है। टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर, नहीं ये मिडिल लेवल का काम है। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, नहीं ये लोअर लेवल का काम है। हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी लोअर लेवल का काम है। तो यही इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर हैज टू एंश्योर दैट इवन वेयर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट, मेंबर्स जो है वो विलिंगली कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, बट तब भी कोऑर्डिनेशन ही है जो डायरेक्शन देता है स्पिरिट को। सबसे पहले तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस समझ लो। कोऑपरेशन क्या होता है, जो अपनी इच्छा से होता है, भाई मैं किसी को कोऑपरेट करूं या ना करूं, दिस इज माय चॉइस, राइट। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है नहीं लगता, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रूल्स में काम कर रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोऑपरेशन भले ही हो तब भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इज, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। देखो यहाँ पे ना बात कर रहा है कि कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन तब भी डायरेक्शन देता है विलिंग स्पिरिट को, मतलब करना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा नहीं है, करना पड़ेगा। तो मुझे तो डायरेक्टली लग रहा है कि डेलिबरेट फंक्शन की बात हो रही है। आओ देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, क्या जिम्मेदारी है इसलिए करना पड़ता है, नहीं यार करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, राइट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स की कोई बात नहीं हुई, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की भी कोई बात नहीं हुई। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सही आंसर बनेगा इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ठीक है, कभी भी कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को एक साथ बोल रहा हूं ना, कंपेयर कर रहा हूं दोनों को कि कॉपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो डेलिबरेट पे लगा के आना, ये इसका हिंट है। ओके, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का ही एक डायमेंशन ढूंढना है। मल्टी डायमेंशनल में कितने डायमेंशन होते हैं, 3, याद है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, है ना। विच स्पेसिफाई that the task of the management is to strengths of human resource effective and their weaknesses irrelevant। human resource की बात कर रहा है, तो human resource की बात कहाँ पे होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, पीपल में या ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। तो इसका राइट आंसर होगा वर्क नहीं पीपल, हाँ बी पार्ट आंसर है इसका। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स आउट ऑर्डर आउट ऑफ केओस। देखो ये ना एनसीईआरटी की लाइन है, मैं इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से आपको डायरेक्टली लाइंस मिलेंगी, बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है अमंग पीपल, ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। एक एनवायरमेंट बनाना है जो सुटेबल हो टीम वर्क के लिए। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, क्या वो प्लानिंग है जिसमें मैनेजमेंट ऑर्डर सेट करता है। प्लानिंग में ऑर्डर तो सेट नहीं होता, प्लानिंग में तो चीजें प्लान होती हैं। क्या ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनते हैं, ऑर्डर बनता है हर चीज का, यस ऑर्गेनाइजिंग इसका सही आंसर है। स्टाफिंग में तो लोग आते हैं उस जगह पे और कंट्रोलिंग में चेक होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वाज द सीईओ रेफरिंग टू। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अब हमें कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। आओ जी, रवि ने एक मार्केटिंग फर्म ज्वाइन करी एज अ सेल्स मैनेजर। ठीक है जी, सेल्स करता है। ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी उसको सारे फंक्शंस करने ही पड़ेंगे, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऑल द टाइम और साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जिसकी सीईओ बात कर रहा था। क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस। परवेसिव की यहाँ कोई बात नहीं हुई, मल्टी डायमेंशनल की कोई बात नहीं है, गोल ओरिएंटेड की यहाँ कोई भी बात नहीं हुई है, कॉन्टिन्यूस विल बी द राइट आंसर। देखो कभी भी केस स्टडी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आए ना, आराम से पढ़ो, बिल्कुल भी हरी मत करो, आराम से पढ़ो।
और उसके बाद हर ऑप्शन को लगा के देखो कि क्या हर ऑप्शन क्वेश्चन के साथ छूट बैठ रहा है। सूट बैठेगा तो वो सही आंसर बनेगा, ठीक है ना। क्या आ रहा है नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज द बिजनेस सीक टू फुलफिल। कौन सा ऑब्जेक्टिव, क्या सर्वाइवल, क्या ग्रोथ, क्या प्रॉफिट, क्या एफिशिएंसी, क्या सूट बैठता है। टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फॉरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, एंड इट हैज सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस सेटअप भी कर लिया है एंड एड्स टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन में और ग्रो करना चाहते हैं। द कंपनी हैज ऑलरेडी पाइवेटेड इनटू अ नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। पाइवेटेड का मतलब होता है मूव करना किसी नए बिजनेस में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चले गए हैं, 5G नेटवर्क में भी चले गए हैं, सेमीकंडक्टर्स में भी चले गए हैं। तो बिजनेस ग्रो कर रहा है यार, सिंपल। प्रॉफिटेबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही। सर्वाइवल तब होता है जब बिजनेस शुरू होता है कि कॉस्ट कवर कर लें, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, ग्रोथ। द आंसर विल बी ग्रोथ, सिंपली पता चल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट that it is generally seen that individuals in an organization resist change। आपको बोल रहा है कि ये रीजन बताओ कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यानी लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। एज अ चेंज often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one। चेंज से क्या मतलब है कि एक familiar environment से बाहर आके challenging environment में आना, ये लोग resist करते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि क्या रीजन है कि क्यों मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है जब ऐसे लोग हों आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्या मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्योंकि मैनेजमेंट अगर एक साथ काम करते हैं तो ग्रुप का गोल अचीव करने में मदद करता है, तो खुद को बदलना ही सही ऑप्शन है, अप्लाई होता है ये। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, समय के साथ बदलना पड़ता है, मिलता जुलता लगता है, लेकिन किसी चीज की जब ऐसा लिखा होगा कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई तो हमें भी उसके साथ बदलना पड़ा, तो ये सीधा सीधा लगेगा, तो ये कुछ खास नहीं लग रहा। इंक्रीजेज एफिशिएंसी कोई बात नहीं हो रही। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, नहीं, फर्स्ट ही सही आएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों की बात कर रहा है ना, कि जब हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते, तो वहां पे मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो सभी के गोल्स अचीव होंगे यार, अकेला ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, which objective of management will the firm not be able to achieve by carrying out this process। क्या लिखा हुआ है, Allo, a mobility platform, is in the process of laying off 400 से 500 employees in a move aimed at driving cost efficiency। एक कोई कंपनी है आलो, एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जहां पे वो लोग 400 से 500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ का मतलब होता है हटाना, हटा रहे हैं, तो जिसका मकसद है कॉस्ट कटिंग करना, कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आना। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है जो फर्म अचीव नहीं कर पाएगी इससे, एफिशिएंसी, सोशल, प्रॉफिट, सर्वाइवल। क्या आंसर बनेगा, एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, सोशल ही है यार। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉइज को जॉब से हटाना, कट करना, ये सोशल के अगेंस्ट है ना, तो सोशल यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमारे से, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड। फंक्शन पूछ रहा है, ओके। रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉइज हु वर एम्बेजलिंग एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। संपत सिंह बिकेम सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है, एम्बेजलिंग का मतलब चोरी करना, ठीक है। तो रमन और वासुदेव दो एम्प्लॉइज हैं जो ऐसा कुछ काम कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। संपत सिंह थोड़े सस्पिशियस हो गए दोनों एम्प्लॉइज को लेके, व्हेन ही रियलाइज दैट देयर एक्टिविटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। जब उसको पता चला कि उनकी एक्टिविटीज एज पर प्लान हो ही नहीं रही, मतलब जब उसने चेक करा कि काम एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, तो समझ में आया कुछ उसको। ही इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that could secretly log over every single stroke of the suspect's computer keys। एक सॉफ्टवेयर लिया जिससे दोनों का कंप्यूटर कर दिया टैप, ठीक है, और उसका सेम ईमेल आ गया साइबर पुलिस के पास। द पुलिस वर एबल टू कैच द टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज रेड हैंडेड एंड अरेस्टेड देम। पकड़ लिया उनको यार। तो बताओ कैसे पता चला संपत सिंह ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करा, प्लानिंग तो नहीं, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं, स्टाफिंग भी नहीं, डायरेक्टिंग भी नहीं, कौन सा, कंट्रोलिंग। सिंपल, कंट्रोलिंग ही तो होता है, एज पर काम, एज पर प्लान काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीजन असर्शन, आइए जी पढ़ते हैं बड़े ध्यान से कि है क्या इसके अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ टेंजिबल फोर्स। यही गलत हो गया यार, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, तो असर्शन ही गलत है। तो हमारे पास डी ऑप्शन बन गया, असर्शन इज फॉल्स। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कई बार ऐसे टाइम बचता है, समझ रहे हो, टाइम ही बच गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन करता है।
बिकॉज, अब बिकॉज लगा लो, रीजन असर्शन करना हो बीच में बिकॉज लगा लो, बिकॉज इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू द एफर्ट्स ऑफ पीपल विद डाइवर्स इंटरेस्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक कॉमन फोकस दे देता है, कॉमन गोल दे देता है अलग अलग लोगों को जिनका अलग अलग गोल था। ट्रू है, सही है, दोनों ठीक है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। मैनेजमेंट इंक्रीजेस डैश बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट की जब भी बात होगी तो याद रखना एफिशिएंसी, टाइम की बात होगी तो इफेक्टिवनेस, ठीक है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कौन सा लेवल, ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, सर्वाइवल का कौन ध्यान देता है, टॉप लेवल, टॉप लेवल इसका आंसर बनेगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट लिंक वर्क पीपल एंड ऑपरेशंस, ट्रू है, मल्टी डायमेंशन में वर्क पीपल ऑपरेशन होता है, सही है। आर्ट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट में प्रैक्टिस ही नहीं होती, गलत, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट पर मंथ, 80,000 यूनिट पर मंथ का टारगेट है, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्शन शूज हैड टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट लगानी पड़ी ड्यू टू पावर फेलियर हुआ, डबल शिफ्ट लगानी पड़ी। द मैनेजर वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम बट एट अ हायर कॉस्ट, टाइम पे टारगेट तो पूरा हो गया लेकिन खर्चा ज्यादा आ गया, तो खर्चा ज्यादा आ गया तो वो एफिशिएंट तो नहीं है, इफेक्टिव है, हाँ ठीक है। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज लैकिंग इन द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, क्या कमी है इसके अंदर, तो अगर टाइम पे पूरा हो गया तो इफेक्टिवनेस तो है, क्या लैकिंग है, एफिशिएंसी की कमी है। एफिशिएंसी क्यों कमी है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले से करके चलता, हर चीज का ध्यान रख के चलता तो डबल शिफ्ट लगानी ना पड़ती ना, तो एफिशिएंसी की कमी है, मैनेजमेंट इज लैकिंग विद एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द परचेज प्रोडक्शन सेल्स मैनेजर एट शारदा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स आर जनरली एट कॉन्फ्लिक्ट, तीन डिपार्टमेंट आपस में लड़ते हैं, यानी इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, पहले ही हिंट मिल गया, देखो तीन डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। यूजुअली ईच थिंक्स दैट only he is qualified to evaluate, judge and decide on any matter according to his professional criteria. Name the concept which will be required. Coordination चाहिए यार, simple. In a company, the market department's objective is to increase sales by 10% by offering discounts. एक marketing department का objective था कि sales को 10% से बढ़ाना है discount देके. But finance manager doesn't approve such discount. Finance manager approve नहीं कर रहा, देखो फिर से conflict हो रहा है दो departments में. Marketing बढ़ाना चाहता है, finance मना कर रहा है, coordination की कमी आएगी यहाँ पे. These kind of conflicts arise because of the lack of one of the concept of management. कौन सा concept lacking है? Number 1, identify and explain the concept of management. Identify कर दोगे coordination. State the characteristics that the company is violating. कौन सा characteristics है coordination का, कौन सा characteristic है management का जो कंपनी violate कर रहा है। मैनेजमेंट के बहुत सारे characteristic है, लेकिन एक था management is a group activity, एक डिपार्टमेंट का एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप का एक्टिविटी है, एज अ ग्रुप आपको सोचना पड़ता है और काम करना पड़ता है, तो ये उसका characteristics हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मोनिका इज परफॉर्मिंग। लो जी, आपको कह रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दो, आइडेंटिफाई बाय कोटिंग द लाइंस, यहाँ पे आपको लाइंस भी कोट करनी पड़ेगी कि कौन सा फंक्शंस हैं जो मोनिका परफॉर्म कर रही है। मोनिका इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी सेलिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। शी प्लान्स द टारगेट, लो जी टारगेट प्लान कर दिया तो ये तो हो गया प्लानिंग, सही है, टारगेट प्लान कर दिया तो क्या हो गया, प्लानिंग। शी एलोकेट्स नेसेसरी रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, रिसोर्सेज बांट दिए। 6 सेल्समैन है वर्किंग अंडर हर, शी वर्क्स विद देम गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग देम। अब देखो कितने सेल्समैन है हमारे पास यहाँ पे, 6 सेल्समैन है, लेकिन सही जगह पे है या नहीं है उसकी अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, आगे चलते हैं। शी वर्क्स विद देम गाइडिंग देम एंड मोटिवेटिंग देम, गाइड कर रही है और मोटिवेट कर रही है, तो ये तो डायरेक्टिंग आ गया, यहाँ पे हम डायरेक्टिंग बोल देंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल सेल्स विद द टारगेट सेल्स, कंपैरिजन होना यानी कंट्रोलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। शी फाउंड दैट एक्चुअल सेल्स एक्सीड द टारगेट सेल्स, बहुत बढ़िया। तो आपको 4 दिखाई दिए यहाँ पे, 6 लोग तो हैं लेकिन वो सही जगह पे है या नहीं है, स्टाफिंग की बात नहीं हो पा रही यहाँ पे कहीं पे भी, या लिखा होता कि नए एम्प्लॉइज रिक्रूट करे, सेलेक्ट करे, ऐसा कुछ होता तो मैं स्टाफिंग बोलता, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मोनिका इज परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स ऑफ आवर कंपनी, सबसे सक्सेसफुल मैनेजर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में एक एस्पेक्ट है यहाँ पे। नेचर में क्या आता है? मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, ठीक है, देख लेते हैं। शी यूजेज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। देखो क्रिएटिविटी किस में आती है, इनोवेटिव किस में आता है? इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो, ये सब आर्ट में आता है। साइंस में ऐसा कुछ नहीं था, प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे तो आर्ट ही लग रहा है यहाँ से। द नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एट अ रिनोन्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये बेसिक आपको साइंस में भी देखने को मिलता है, बट इट इज अप्लाइड बाय हिमा इन अ स्किलफुल मैनर। उसने अच्छे से अप्लाई करा, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब तो मैं श्योर हो गया हूँ कि ये आर्ट की ही बात कर रहा है। कौन सा है जी? आर्ट है। 3 फीचर्स बताने हैं आर्ट के, तो 3 फीचर बता देना। ओके, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। लो जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कौन सा लेवल है जिसपे ऋषि शर्मा काम कर रहे हैं? कंपनी एसी बनाता है, उसका पर्टिकुलर खुद का डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ था एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उसने मेक श्योर करा कि उसके डिपार्टमेंट को जितने लोगों की जरूरत है वो हैं। अपने डिपार्टमेंट में स्टाफ पूरा करना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का काम होता है यार, ठीक है। कौन से लेवल पे ऋषि शर्मा काम कर रहा है? तो हम बोलेंगे मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। स्टेट एनी 2 more functions required to be performed at this level। मिडिल लेवल पे वो अपना स्टाफ का सिलेक्शन तो कर ही रहा है, और उसका क्या 2 फंक्शंस और बताने हैं। बोल दो वो लिंक है। उसके बाद उसका काम ये होता है, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, मिड लोअर लेवल को। इस तरीके से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ही एंश्योर प्रॉपर स्टाफ एंड ट्रेन पर्सनल, ही कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द एंटरप्राइज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। 2 और आ गए। लो जी, कौन सा? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज लैकिंग। चेक करो, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। सिंपल है, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। 25 दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे। ऑल दो आंसर्स आर गिवन, बट आप खुद ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद आ रहा है बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, पढ़ते हैं। अमन, अहमद एंड अली 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं? एक तो अमन जी हैं, एक अहमद जी हैं, एक अली जी हैं। पार्टनर्स हैं फर्म में, एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह में डील करते हैं। अमन इज अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भाई CBSE से ही पढ़ा है। बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अहमद ने क्या करा है? ही हैज डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। अहमद भाई हिस्ट्री से है, ठीक है। एली इन डेयरी फार्मिंग। एली जो है वो प्रॉपर डेयरी फार्मिंग में ही है। वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन अहमद एंड एली। अहमद और एली के बीच में डिस्कशन हुआ। ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ये डेयरी में ही है। जो अमन है वो थोड़ा CBSE वगैरह से पढ़ा लिखा है, उसके बारे में हायर स्टडीज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, स्कूल सर्टिफिकेट है बस। अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अहमद ने बोला कि मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है। एली ने बोला that legal and medical professions are the only professions because they fulfill all the conditions of profession। एली ने बोला कि एक लीगल और एक मेडिकल 2 ही प्रोफेशंस होते हैं, बाकी प्रोफेशंस नहीं है। अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब अमन ने बिजनेस स्टडीज में कर रखा था सारा काम, तो अमन ने अपनी नॉलेज पे एक्सप्लेन करा द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन टू अहमद एंड एली। इन दोनों को अमन ने सिखाया कि भैया एक्चुअल में प्रोफेशन क्या है और क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अमन वुड बी एबल टू सेटिस्फाई बोथ अहमद एंड एली। बताओ आप किस तरीके से अमन ने समझाया होगा अहमद को और एली को। तो बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर आप इसके अंदर बना के लिख सकते हो अपने हिसाब से कि क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। Aman would have satisfied both by explaining the following features of management as a profession. Number 1, well-defined body of knowledge, restricted entry, वही 5 के 5. Through the above discussion, Aman would have able to satisfy both by making them understand that management is a profession, but not a full-fledged or true profession. क्योंकि उसके कुछ features मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते. तो बोल सकते हैं कि अभी बन रहा है धीरे-धीरे, लेकिन अभी full-fledged profession नहीं है. आगे चलें. अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारे से क्या पूछा गया है. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सर कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दिमाग में ले आओ पहले. कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास? 3. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. और ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. चलो चेक करते हैं. रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन इंडिया, काफी पॉपुलर कंपनी है. इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट. लो जी, सर्वाइवल मिल गया.
ये लाइन आप मार्क कर देना, अगर क्वेश्चन बोले नहीं तो जरूरत नहीं है, अपनी खर्चे तो निकाल लेते हैं ये। इट्स कैपिटल बेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज। लो जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, यानी हमें ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है ओवर द ईयर्स। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिटेबल। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो गए। द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्युनरेशन। एम्प्लॉइज खुश हैं। वर्किंग कंडीशंस, प्रमोशन पॉलिसी, सबसे एम्प्लॉइज खुश हैं। एम्प्लॉइज खुश हैं इसका मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ये पूरे कर रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ इट्स मोरल ऑब्लिगेशन, कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देना ये किस में आता है? ये सोशल में आ जाता है। हो गया यार काम, सारे आ गए इसके अंदर, तो फिर बचता ही क्या है? तो हम लिख देंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें सर्वाइवल भी है, प्रॉफिट भी है, ग्रोथ भी है। उसके बाद सोशल तो आ ही गया, सोशल के बाद पर्सनल भी इसमें देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल सब मिल रहे हैं। इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। लो जी, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, ये आपको खुद देखना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे। देवेश वर्क्स एज डिपार्टमेंट हेड। फाइनेंस में डिपार्टमेंट हेड है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, ठीक है। ऑल्दो ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस ही हैज बीन एबल टू बिल्ड अपॉन हिज मैनेजरियल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। येट ही फील्स दैट नॉलेज ऑफ सर्टेन थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ मस्ट फॉर एस्पायरिंग मैनेजर। फिर भी वो फील करता है कि ज्ञान तो चाहिए ही, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव तो है, एक्सपीरियंस तो है, बट फिर भी ज्ञान चाहिए। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से ही बनी है। Does a manager require both knowledge and skills to apply and relate knowledge? आगे क्या बोल रहा है? Identify and explain the two aspects of nature of management. कौन से दो एस्पेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, साइंस की भी और आर्ट की भी। वैसे मैं होमवर्क दे रहा था, लेकिन चलो अब डिस्कस कर ही लिया। साइंस क्योंकि थ्योरी की बात हो रही है और आर्ट क्योंकि प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है। Identify and explain the two aspects ये हो गया। Also explain the specific feature of one of the aspect of nature of management as identified in part A of the question which distinguish it from other physical sciences like biology, physics, chemistry। आपको बोल रहा है कि बताओ क्या डिफरेंस आता है, एक ऐसा फीचर बताओ दोनों को डिफरेंट बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले मैनेजमेंट एज साइंस क्या है, मैनेजमेंट एज आर्ट क्या है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक फीचर of management as a science which distinguish it from other physical sciences like biology, physics, chemistry etc. is lack of universal validity। यानी बाकी सारी साइंसेज यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है, वो एज इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती। आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। देखो ये हिंट पकड़ के चलना कि वो प्रिंसिपल किसका पूछ रहा है, फेयोल का या टेलर का, ठीक है। गिवन बाय फेयोल विच वर अप्लाइड would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another। वर्कर ने जो मैनेजमेंट को बोला है वो पूरा करे, मैनेजमेंट ने जो वर्कर को बोला है वो पूरा करे, यानी कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी काम कहा गया है उसे अधूरा ना छोड़ें। कौन सा प्रिंसिपल आपको लगता है? डिसिप्लिन, यस ऑफ कोर्स, जो काम कहा गया है वो करना है तो डिसिप्लिन है। मेंटल रेवोल्यूशन नहीं, मेंटल रेवोल्यूशन तो वैसे भी टेलर की देन था। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं, स्केलर चेन नहीं, डिसिप्लिन विल बी द राइट आंसर। द मैनेजमेंट ऑफ हिमा लिमिटेड हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 20% प्रॉफिट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल टारगेट पूरा हुआ है। However, they are hesitant to share the increased gains of the company with the workers। बट वो वर्कर्स के साथ कुछ बांटना नहीं चाहते हैं, जो कमाया खुद रखना चाहते हैं सारा का सारा। कौन सा प्रिंसिपल है जो वो इग्नोर कर रहे हैं, जो ओवरलुक कर रहे हैं? कौन सा प्रिंसिपल है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यस। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यही होता था कि एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाते हो शेयर करके चलो यार, शेयरिंग इज केयरिंग। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स नहीं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब नहीं, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं। The principles of management are said to be flexible as। principles of management को flexible क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल, क्योंकि वो as per situations आपको adjust करने पड़ते हैं, वो rigid नहीं है। as per situation आपको change करने पड़ते हैं, because they aim at influencing behavior of human beings। ये तो इसके साथ relate नहीं हो रहा। they are general guidelines of action but do not provide ready-made solutions। ये भी इसके साथ relate नहीं हो रहा। they can be modified by the manager when the situation so demands। मॉडिफाई करे जा सकते हैं। देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इनका जो एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, तो डी पार्ट इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब कि एक के बाद एक दो बार ना हो, कोई रिपीट ना हो काम। कौन सा प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। बांट देने से क्या ओवरलैपिंग नहीं होगा, बांट भी दिया तब भी ओवरलैप तो हो ही सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होता है ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलना है। यस बिल्कुल सही, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से ही होता है, डुअल सबऑर्डिनेशन से बचता है ना, वन हेड वन प्लान। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सही बनेगा। ऑर्डर तो अरेंजमेंट को बोलते हैं, तो इसका सही आंसर बनेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। एम्प्लॉइज का मैक्सिमम बेनिफिट मिले और सही पैसे पे। ऑन द अदर हैंड रमाकांत एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वांट्स टू गेट द मैक्सिमम सैलरी बाय वर्किंग एट द लीस्ट। ये बोल रहा है मैं कम से कम काम करूं और सैलरी बढ़िया मिल जाए। मतलब ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के, एक के अगेंस्ट चल रहे हैं, एक कुछ सोच रहा है दूसरा कुछ सोच रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल बीइंग वायलेटेड बाय रमाकांत इज, कौन सा प्रिंसिपल है जो रमाकांत वायलेट कर रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि मैं बस अपना कर लूं, ऑर्गेनाइजेशन का मत सोचूं। क्या वो रेमनरेशन है? नहीं। इक्विटी है? नहीं। डिसिप्लिन? नहीं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यस यही है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये बोलता था कि पहले ऑर्गेनाइजेशन बाद में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन वो क्या बोल रहा है, पहले मेरा इंटरेस्ट बाद में ऑर्गेनाइजेशन। तो यही ब्रेक हो रहा है, ठीक है। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. One best method अगर है तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात हो रही है। This method can be developed through study and analysis. कौन सा प्रिंसिपल being discussed? इसका आंसर है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, as it is NCERT की लाइन। There is always one best method और वो ढूंढा जा सकता है साइंस की मदद से, ठीक है जी। The technique of scientific management given by Taylor which aims to establish interchangeability of manufactured products। यानी interchangeability का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टीवी का रिमोट देखते हैं, उसमें सेल डलते हैं, वो हर प्रकार के रिमोट में डल जाते हैं। एक से निकाल के दूसरे में डाल लो, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल लो। तो क्यों? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ऑल आउट रिफिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, रिफिल सब में लग जाता है ना, ऑल आउट में भी, मोर्टीन में भी। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसका आंसर बनेगा। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन इसका आंसर है। टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट। लो जी, 8 स्पेशलिस्ट किसमें था, एकदम दिमाग में आना चाहिए, किसमें था, फंक्शनल फॉरमैनशिप में। whom each worker will have to take orders from as a part of the technique of functional foremanship। बिल्कुल सही। those with technical mastery, intelligence and grit may be given कौन सा work and those with energy, good health may be assigned with कौन सा work। अब देखो, जिसके अंदर टेक्निकल यानी टेक्निक है, इंटेलिजेंट है, उनको प्लानिंग दो यार, और जिसके अंदर एनर्जी और गुड हेल्थ है उनको एग्जीक्यूशन दो। तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन, क्या ये बिल्कुल सही है? यस, ये पहला ही बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूशन प्लानिंग उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग कुछ है ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन प्रोडक्शन कुछ नहीं है। पहला ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, हाउ मच मोर विल अ वर्कर बी मेकिंग। लो जी, बढ़िया सवाल। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मोर विल अ वर्कर बी मेकिंग, रुपीस को हटा दो, 60 यूनिट्स earn as compared to a worker making 49 units if the standard output per day is 50 units। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे है वो तो 50 यूनिट है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड है वो तो है 50 यूनिट्स, ठीक है। अब एक वर्कर 60 यूनिट बना रहा है और एक वर्कर 49 बना रहा है, यानी एक स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है 60 और एक स्टैंडर्ड से कम बना रहा है 49। आपको बोल रहा है कि ये वाला कितना ज्यादा कमाएगा अगर those who make standard output or more than standard get 75 पर यूनिट। अगर आप स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाते हो तो आपको 75 पर यूनिट मिलेगा, तो इसको तो मिलेगा 75 पर यूनिट। एंड अगर आप बिलो स्टैंडर्ड बनाते हो तो आपको मिलेगा 65 पर यूनिट, इसको मिलेगा 65 पर यूनिट। तो आप बस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस देख लेना, जो दोनों में डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ क्या बनता है हमारे पास। 60 इंटू 75 ये तो आ रहा है 4500, 49 इंटू 65 ये आ रहा है 3185। तो दोनों में क्या डिफरेंस है,
4500 माइनस 3185 1315, इसको ज़्यादा मिल रहा है 1315। क्या 1315 ऑप्शन में है? ये रहा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट है, रुपीज़ हटा लेना बस इसमें से क्वेश्चन में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। असर्शन रीजन, टेलर इज पॉपुलरली नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या टेलर को हम फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज टेलर डेवलप्ड द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, जनरल थ्योरी टेलर ने नहीं, फ्योल ने दी थी, तो ये गलत है। असर्शन ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन बनेगा। अगला क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर टू बी रिजिड इन नेचर, बिल्कुल सही है। वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ट्रू, बिकॉज, अरे मैंने रीजन पढ़ लिया। प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस आर डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस डिफरेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस आर टू बी रिजिड एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। ट्रू है यार, बिल्कुल सही है, इसका रीजन बन रहा है, तो हम बोलेंगे ए पार्ट इसका सही आंसर बनेगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो, यूनिटी ऑफ कमांड रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्या यूनिटी ऑफ कमांड से हमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रिसेंबल करता है? सही है, एक ऑर्डर मिलता है बॉस से, है ना भाई, एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा ना, तो मिलिट्री में भी यही होता है। एंड बिकॉज इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, क्योंकि ये क्या करता है? डुअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट करता है। ट्रू है, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, यूनिटी ऑफ कमांड डुअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट करता है, लेकिन ये इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बन रहा, तो ये तो इसमें नहीं बनेगा, दोनों ट्रू हैं, हाँ बस ये ठीक है, तो इसका बी लगा देना। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? The production manager of Bharat Limited instructs a salesman to go slow in selling the products, whereas marketing manager insisting on fast selling to achieve the target। मार्केटिंग कह रहा है जल्दी जल्दी बेचो, प्रोडक्शन कह रहा है रुक जा यार मैं बना नहीं पा रहा, सेल्स वाला बीच में फंस गया। Which principle of management is being violated in the case? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? अब देखो, ऑर्डर उसको एक से ज्यादा बॉस से मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो गया है। परफेक्ट, आंसर में हम लिख देंगे यूनिटी ऑफ कमांड। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। सही है जी। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डजंट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अगर हर चीज का सही जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, प्रॉपर प्लेस नहीं है फॉर मैन एज वेल एज मटेरियल, कौन सी प्रिंसिपल वायलेट हो रही है? कौन सा प्रिंसिपल है, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये टूटेगा? तो इससे क्या होगा? वेस्टफुल मूवमेंट्स होंगी, ईजी नहीं होगा एम्प्लॉयज को ढूंढना, ये सब हम सिंपली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर ऐसा कभी होता है। आइडेंटिफाई एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। देखो, फ्योल के 3 प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं विच वर बीइंग वायलेटेड, जो हमारे पास यहाँ पर टूटे हैं। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है जी? सोनिया लिमिटेड वॉज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या बनाते हैं ये? ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, लेटली इट्स बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर कार्स। बिजनेस बढ़ रहा था। द कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा था। In order to keep its market share intact, the company directed its workforce to work overtime. Workforce को बोला गया भैया overtime करो, but this resulted in many problems. Problems आई, क्या problems आई? Due to increased pressure, efficiency of workers declined. Pressure बढ़ा तो efficiency कम हो गई workers की. Okay. Sometimes the subordinates had to work for more than one superior. कई बार ऐसा होता था कि subordinate को काम करना पड़ता था मोर देन वन सुपीरियर के लिए भी, यानी एक से ज्यादा बॉस के लिए भी काम करते थे। ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है। द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हो गए थे तो डिसिप्लिन भी ब्रेक हो रहा है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, लो जी, एस्पिरिट डी कॉप्स, जो पहले आता था अब वो भी खराब हो गया है, तो टीम स्पिरिट भी खत्म हो गया, तो यही बोल देंगे टीम स्पिरिट खत्म, डिसिप्लिन खत्म, और जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है वो भी खत्म। तो यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, एस्पिरिट डी कॉप्स, ये 3 हमारे पास आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या आता है? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो डिस्कस करा गया है? आओ जी चेक करते हैं। टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। देखो जी,
फाइल्स और फोल्डर्स बना रहा है, लेकिन किस चीज से? पुराने कपड़ों से। टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स बंद होनी चाहिए। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस वेयर देयर आर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ नहीं रहा। एन एम्प्लॉय हरीश डिजाइंड अ प्लान फॉर कॉस्ट रिडक्शन। एक एम्प्लॉय हरीश है जिसने एक प्लान बनाया कॉस्ट रिडक्शन के लिए, बट इट वॉज नॉट वेलकम्ड। वेलकम नहीं करा गया प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा, यानी इसके इनिशिएटिव को ठुकरा दिया गया। ओहो। अनदर एम्प्लॉय गेव सम सजेशंस। इसने भी कुछ सजेशन दिए, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड। लो जी, इनिशिएटिव को तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे विच इज डिस्कस्ड? तो बात तो सारी की सारी इनिशिएटिव की हो रही है यहाँ पे, और वो वॉयलेट हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा। एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ दैट प्रिंसिपल। अगर फॉलो करते हैं तो क्या होगा? तो आंसर बनेगा इनिशिएटिव, विच मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद मोटिवेशन। एडवांटेज क्या होंगे? बिलोंगिंगनेस हो गई, इंप्लॉइज को लगेगा कि यार हाँ हमारी इज्जत है कुछ। दूसरा, इंक्रीज द सेंस ऑफ कमिटमेंट। सेंस ऑफ कमिटमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा जी? बड़े ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव। 4 प्रिंसिपल्स बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फॉर्चुनेटली प्रिंसिपल्स होते ही 4 हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आसान हो जाता है। 4 होते हैं और चारों ही ढूंढने हैं आपको। देखो इसको बड़े ध्यान से, इसको आप ही पढ़ोगे, आप ही ट्राई करोगे। दिस इज योर होमवर्क। ये लिखा हुआ है आंसर, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करने वाले हो। चलो फिर अगले पे चलते हैं। क्या है हमारे पास? नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई बाय द मुंबई डब्बावालाज। बहुत पॉपुलर है ये, सिक्स सिग्मा कंपनीज में आते हैं। मुंबई डब्बावालाज ने टिफिन डिलीवरी, एक कंपनी है मुंबई में, बहुत पॉपुलर है। द डब्बावालाज हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffins to all the offices at the right time and place। देखो, टिफिन डिलीवर करते हैं होममेड फूड, मतलब कि जितने भी ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको बाहर से खाना लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में आएगा होममेड फूड, ये डिलीवर करेंगे। द सर्विस इज अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर। कुछ भी हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सोशल डिस्टर्बेंसेज हो, खाना पहुंच जाएगा। Recently, they have started online booking system through their website MyDabbawalas. MyDabbawalas.com से ऑनलाइन बुकिंग करने लगे। Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customers and members, Dabbawalas were invited as guest lecturers by top business schools. Top business schools इनको as guest lecturers बुलाते हैं कि आप बताओ यार आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा कैसे है। ठीक है। The Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 people along with a group leader। 25 से 30 लोग होते हैं और एक ग्रुप लीडर होता है, यानी वही वन बॉस, समझ रहे हो। Each group teams up with other groups in order to deliver the tiffins on time। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ टीम अप भी करके चलता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप अकेला ही सब कुछ कर रहा है। अगर एक ग्रुप में कुछ डिले है तो दूसरा ग्रुप वो टिफिन डिलीवर कर देगा। They are not transferred on frequent basis as they have to remember the addresses of their customer। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी। वो जल्दी से उनको ट्रांसफर भी नहीं करते क्योंकि उनको एड्रेसेस वगैरह याद रखने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स के। दे फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल ऑन द वर्क। कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, यानी डिसिप्लिन चलता है। नो अल्कोहल हो गया, नो लीव विदाउट परमिशन हो गया, व्हाइट कैप्स पहन के चलना है, आईडी कार्ड्स कैरी करने हैं। रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मेन, Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left in tiffins by customer to the slum children। एक आइडिया, एक सजेशन मिला कि जो भी फूड टिफिन्स में बच जाता है वो हम स्लम चिल्ड्रंस को दे देंगे ताकि उन्हें खाना मिल सके। एंड they have instructed their customer to place red stickers if the food was left in the tiffin। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक अपने कस्टमर को बोला कि भैया एक काम करना, अगर खाना बच जाता है तो आप प्लीज टिफिन के ऊपर एक रेड स्टिकर लगा देना, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें कि खाना इसमें बचा है। ओके। टू बी फेड टू द पुअर चिल्ड्रन लेटर। अब क्या हुआ? कस्टमर्स करने लगे। स्टेट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव केस स्टडीज। भाई बहुत सारी प्रिंसिपल्स ऊपर हमें देखने को मिली। हमें स्टेबिलिटी देखने को मिला, हमें डिसिप्लिन देखने को मिला, हमें एक टीम लीडर भी होता था, तो एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमें देखने को मिला। उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे यहाँ पे, जैसे स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिला। तो मल्टीपल प्रिंसिपल्स यहाँ पे थे, आपको कोई भी 2 लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड इनिशिएटिव। ठीक है जी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिखाने हो तो गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कोई भी 2 आप यहाँ पे लिख सकते थे। डन है जी। तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं और भी आपको केस स्टडीज प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि लास्ट डे पे मैं पूरा का पूरा PDF आपको शेयर करूंगा ताकि आप सॉल्व कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ आखिरी दिन पे। बट
उससे पहले एक बार चैप्टर का ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार गलती करते हैं कि फटाफट से केस स्टडी पे जाते हैं, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पहले चैप्टर करो, केस स्टडीज अपने आप होने लगेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज सॉर्टेड। अब हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 12, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एवर। अब ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इसको आप आसानी से कर पाओगे। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर? किसको हम कंज्यूमर कंसिडर ही नहीं करते? अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर विच वैल्यू हैज बीन पेड, तो ये तो कंज्यूमर है। अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन प्रॉमिस्ड, ये भी कंज्यूमर है। प्रॉमिस करा तो भी वो कंज्यूमर ही है भैया, कई बार ऐसा होता है। अ पर्सन हु अवेल्स अ सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस, लो जी, इसने कोई गुड्स या सर्विस ली है कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी बिजनेस पर्पस के लिए, ये कंज्यूमर नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? सोनू वेंट टू अ शॉपकीपर टू बाय अ शैम्पू। सोनू गया शैम्पू खरीदने के लिए, शॉपकीपर ने बोला भैया एक ही ब्रांड लेना पड़ेगा आउट ऑफ द वेरियस अवेलेबल ब्रांड्स। मतलब सोनू को चॉइस करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ये बोला गया भैया ये है, इसी के हिसाब से चलो, आपको ऐसे ही बस चलते रहना है और यही शैम्पू यूज करना है। तो कौन सा राइट है? विच राइट ऑफ सोनू एज अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड? राइट टू चूज। उसको चॉइस नहीं दी गई, राइट टू चूज इसको एक्सप्लॉइट करा गया। शुभांगी परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज 1.1 करोड़। बेटा 1.1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की चीज है। एंड फाउंड इट्स इंजन डिफेक्टिव डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट्स, डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड, डिफेक्ट नहीं सही कर रहे हैं। शी फाइल्ड अ कंप्लेन इन द स्टेट कमीशन, बिल्कुल सही करा, 1 करोड़ से ऊपर है तो स्टेट कमीशन में ही केस होगा। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। अब वो कहाँ जाए ये पूछ रहा है। स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएगी? नेशनल कमीशन में जाएगी। ठीक है। विजय परचेज अ फ्लैट फॉर रुपीज 1.8 करोड़ एंड फाउंड इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एग्रीड। 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है और कुछ अलग दे दिया जिसपे एग्री किया गया था। He wants his money back, पैसा वापस चाहिए। Suggest him the appropriate authority to file the complaint। कहाँ कंप्लेन करे वो? 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है तो वो सीधा सीधा जा सकता है स्टेट कमीशन में। 1 से नीचे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, 1 से 10 तक स्टेट कमीशन और 10 से ज्यादा फिर नेशनल कमीशन। तो स्टेट कमीशन बिल्कुल सही बॉडी रहेगी इसके लिए। आरुषि परचेज्ड अ पैक ऑफ बिस्किट्स। एक बिस्किट्स खरीदे आरुषि ने। When she opened it, she felt the biscuits were stale, सही नहीं थे। She carefully read the label on the pack of biscuits which mentioned, if you are not satisfied with the product quality, write to our customer care cell at Bell's Food Private Limited, B321 जलंधर पंजाब। उस पर पूरा डिटेल दी हुई थी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ लिखो। The biscuit company has set up its own consumer service and grievance cell। जो बिस्किट कंपनी थी उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेल बिठाया हुआ था कस्टमर की कंप्लेन सुनने के लिए। कौन सा राइट है जिसको देख के ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है? तो ये है राइट टू बी हर्ड। कस्टमर कंप्लेन के लिए ये जो कस्टमर सर्विस सेल्स बनते हैं, कस्टमर कंप्लेन सेंटर बनते हैं, ये सब राइट टू बी हर्ड के केस बनते हैं। राइट टू सेफ्टी नहीं, राइट टू बी हर्ड, बी पार्ट इसका सही बनेगा। अब प्रोड्यूसर ऑफ हर्बल beauty products claimed in an advertisement in a national newspaper that his products do not have paraben। एक प्रोड्यूसर है हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, उसने नेशनल न्यूज़पेपर में बोला कि उसके प्रोडक्ट्स में पैराबीन और एमोनिया नहीं है। हाउएवर जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये फॉल्स था। ये किस चीज का एग्जांपल है? क्या एजुकेशन? एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं यार, एजुकेशन कहां से हो सकता है? एक्सप्लॉइटेशन, यस, एक्सप्लॉइटेशन ही इसका सही आंसर बनेगा। Disputes when the value of goods or services along with compensation are settled at district commission। district commission में कौन से होते हैं यार? does not exceed 10 करोड़ नहीं, doesn't exceed 25 करोड़ नहीं, doesn't exceed 1 करोड़, ये इसका सही आंसर है। doesn't exceed 50 लाख नहीं, डी नहीं सर, सी, ये नहीं बेटा, 1 करोड़, सी इसका सही आंसर बनेगा। चलो सर, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। कस्टमर इज सेड टू बी द किंग, ट्रू है बिल्कुल, बिकॉज there is a need for providing adequate protection to consumer against unfair trade practices of the seller। हाँ सही है, दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है। बी ही इसका सही आंसर बनेगा। आंसर इसका बी बनेगा, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, बी बनेगा, बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन पढ़ लो पहले। इट इज नेसेसरी टू एडुकेट द कस्टमर इन अ टू क्रिएट अवेयरनेस। कस्टमर को एडुकेट करना जरूरी है ताकि अवेयरनेस रहे, बिल्कुल ट्रू है। बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, क्योंकि कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड देयर आर नॉट मेनी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन दिस डायरेक्शन।
और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस भी नहीं है या ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही हो। ये सही है बिल्कुल, और ये इसका रीजन भी लग रहा है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने हैं बेटा जी। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन 2009। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 में आया था? नहीं, अभी तो 2019 वाला हमें फॉलो करना है, सीपीए 2019, ठीक है। तो 2009 तो बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स हो गया। अ लीगल ईयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड कस्टमर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इन अ कंज्यूमर फोरम, ये भी गलत है। लीगल ईयर भाई, अगर कोई इतना ज्यादा उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया कि उसमें कस्टमर की ही डेथ हो गई, तो उसका लीगल ईयर तो कंप्लेन करता है, तो ये तो गलत है, फॉल्स है ये भी। नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 8 मेंबर्स, गलत है ये भी। एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स कम से कम चाहिए, ठीक है। अ प्रोड्यूसर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। एक प्रोड्यूसर जो है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, ये करेक्ट है। कस्टमर कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है। ओके, तो 3 फॉल्स हैं, एक ट्रू है। विच एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड टू कस्टमर अगेंस्ट डेफिशिएंट सर्विसेज एंड प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स? कौन सा एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अहमद वॉन्ट्स टू बाय एन आयरन, अहमद एक आयरन खरीदना चाहता है। एज अ अवेयर कस्टमर हाउ कैन ही बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आयरन? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदना हो तो उसकी क्वालिटी का एश्योरेंस होता है आईएसआई मार्क, तो अहमद को देखना पड़ेगा आईएसआई मार्क, ठीक है। रीता wants to buy a packet of juice. As an aware customer, how can she be sure about the quality of juice? जूस के लिए FPO मार्क, ठीक है। ये मार्क्स मैंने चैप्टर में पढ़ाए हैं, इसको ध्यान से कवर करके चलना, मार्क्स देख के जाना कौन सा मार्क कहाँ पे लगता है, ठीक है। जैसे गोल्ड के लिए हॉल मार्क, एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क, तो देख के चलना। अर्चना इज अ प्योर वेजिटेरियन, अर्चना प्योर वेजिटेरियन है। शी वेंट टू अ पॉपुलर फूड चेन शॉप एंड आस्क्ड फॉर अ पैकेज्ड वेज बिरयानी, उसने वेज बिरयानी मांगी जी। While eating the same, she noticed that it had some non-vegetarian content. ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, उसमें निकला non-vegetarian content. Neither the advertisement nor the label showed that the product had not non-vegetarian content. किसी ने भी ये नहीं दिखाया था, ना तो एडवर्टीजमेंट ने ना लेबल ने, कि इसके अंदर non-vegetarian content निकलेगा। Name the consumer right under which अर्चना can claim for compensation. वो कंपनसेशन किस राइट में मांग सकती है? तो कंपनसेशन के लिए क्या होता है? राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। आंसर बनेगा राइट टू सीक रिड्रेसल। विवेक परचेज्ड अ बाइक फ्रॉम सारानाथ ऑटोमोबाइल्स विद अ रिटन गारंटी टू रिपेयर और रिप्लेस नेसेसरी विद 6 months और 5000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो 6 महीने के अंदर या तो वो रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करके देंगे, लिख के दिया है उन्होंने। आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक की गारंटी थी, 400 किलोमीटर उसने निकाले 2 महीने में। द गियर्स ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम, गियर सही नहीं चलने लगे। विवेक टुक द बाइक टू द डीलर हु रिफ्यूज टू लिसन टू हिज कंप्लेन। लो जी, डीलर ने बोला हम आपकी कंप्लेन नहीं सुनेंगे। ही वॉज कंफ्यूज अबाउट व्हाट ही शुड डू, उसको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो विवेक एक्सरसाइज कर सकता है इस वाले पर्टिकुलर केस में। तो देखो, उसको अगर हार्म हो सकता है भाई, गियर नहीं काम करेंगे तो वो गिर सकता है, तो एक तो हो गया राइट टू सेफ्टी, ठीक है। दूसरा, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसको इस राइट को भी एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको कंप्लेन करनी चाहिए, राइट टू बी हर्ड कस्टमर केयर सेल में। और अगर उसको अगर बाइक नहीं बदल के दे रहे हैं तो उसको कंपनसेशन भी लेना चाहिए, जो पैसा दिया है वापस लेना चाहिए, तो राइट टू सीक रिड्रेसल। तो तीनों यहाँ पे लगते हैं, राइट टू सेफ्टी भी, राइट टू बी हर्ड भी, राइट टू सीक रिड्रेसल भी। ओके जी, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है, सुमन वांटेड टू परचेज अ सैंडविच टोस्टर, सैंडविच टोस्टर खरीदना चाहती है सुमन। शी चेक्ड अबाउट वेरियस सैंडविच टोस्टर्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड कंपेयर्ड द प्राइसेस, बहुत सारे उसने टोस्टर देखे, प्राइस भी देख लिए। एज एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कुड बी मेड, ठीक है। देन शी वेंट टू अ नियर बाय मार्केट, फिर वो मार्केट गई वही टोस्टर ढूंढने के लिए। बीइंग एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, पहले से ही इन्फॉर्म्ड है, उसने सब देखा हुआ है। शी लुक्ड फॉर द करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, उसने मार्क देखा। शॉपकीपर ने उसको अलग अलग टोस्टर्स भी दिखाए, यानी राइट टू चूज यहाँ पे लग रहा है, बट वॉज कोटिंग हायर प्राइस, बट ज्यादा पैसा मांग रहा था देन द प्राइस शी हैड चेक्ड। आफ्टर नेगोशिएटिंग, उसने नेगोशिएट करा शॉपकीपर के साथ, शी वॉज एबल टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, प्राइस नीचे आ गया। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर शी आस्क्ड फॉर कैश मेमो, उसने कैश मेमो मांगा। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपनी पूरी निभा रही है। कैश मेमो मांगा उसने अगेंस्ट द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड टुक द टोस्टर होम। ऑन ओपनिंग द पैकेज शी फाउंड एन इंस्ट्रक्शन बुकलेट, उसको इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी मिली, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना।
बुकलेट मिली उसको, which she read carefully. Then she followed all the instructions step by step. उसने सारे instructions follow करे and made nicely toasted पनीर सैंडविचेस. ओहो मजा आ गया भाई, पनीर सैंडविच की बात हो गई फॉर आवर फैमिली. स्टेट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव बीन डिस्चार्ज बाय सुमन. कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने डिस्चार्ज करी हैं भाई, आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे. जैसे उसने कैश मेमो लिया है, उसने एज अ अवेयर कस्टमर सारे मार्क्स चेक करे हैं, कॉशियस कस्टमर बन के उसने सब कुछ चेक करा है, तो ये सारी उसने जिम्मेदारी निभाई है. उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द 2 राइट्स बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस. कौन कौन सी राइट्स हैं, एक तो राइट टू चूज, ठीक है, उसको राइट ऑफ चॉइस दिया गया था. उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको सारी जानकारी दी गई है. ये सारी की सारी राइट्स, कोई भी 2 लिखनी थी, 2 आप लिख सकते हो, ठीक है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी. शी वॉज अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसने अच्छी चॉइस करी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लिया मार्क चेक करके. लर्न अबाउट द रिस्क, रिस्क वगैरह के लिए उसको पता था. फेयर डील ली, ये सारी हैं राइट्स में. राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, आप कोई भी लिख सकते हो. इसके अंदर 2 राइट्स लिखनी थी. इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ग्राहक शक्ति एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप, उन्होंने एक वर्कशॉप लगाई टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स, कस्टमर के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए. ड्यूरिंग द डिस्कशन वन ऑफ द मेंबर ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू डिटेक्टिव एंड मेड प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें जो मार्केट में हो रही हैं उसको हाईलाइट करा गया. टू दिस अनदर मेंबर आर्ग्यूड दैट कस्टमर देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल. एक ने बोला कंज्यूमर खुद जिम्मेदार है क्योंकि उनकी कोई कलेक्टिव वॉइस ही नहीं है, यानी कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन. चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट. वो बोलता है कि बिजनेसमैन को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए. Business organizations earn money by selling goods and services to customer. So interest of the stakeholders have to be well taken care of. तो customer का तो भैया ध्यान रखना पड़ेगा. State 3 points that highlight the need for consumer protection. इन्होंने ऐसा क्या बताया, कोई 3 पॉइंट बताओ जो ये हाईलाइट करते हैं कि हमें क्यों कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है. तो यार सिंपल लिख सकते हो भाई, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे के सारे वो जो आपके शुरू में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना, सब लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, आंचल परचेज्ड अ फूड प्रोसेसिंग मशीन फॉर 3000 रुपए की इसने खरीदी फ्रॉम काजल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी. शी फाउंड दैट द मशीन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मशीन सही से काम नहीं कर रही थी. डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट्स, डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करा गया. कौन सा कंज्यूमर राइट है दैट हैज बीन वायलेटेड बाय काजल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, जो उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो राइट टू बी हर्ड वायलेट हो रहा है. सजेस्ट द एप्रोप्रिएट फॉरम, वो कहाँ जा सकती है, 3000 रुपए का डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाए यार, ठीक है. कैन शी अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड. सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बात की बात है, अभी वो कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जा सकती है, तो हम बोलेंगे नो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती. राइट टू बी हर्ड, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नो, शी कैन नॉट अपील, ठीक है जी. इसके बाद क्या लिखा है हमारे पास, ऑन द ओकेजन ऑफ हर सिस्टर्स वेडिंग राधा डिसाइडेड टू गिफ्ट हर गोल्ड इयरिंग्स. लो जी, अपनी सिस्टर को गोल्ड इयरिंग्स राधा जी देना चाहती हैं. व्हेन शी शेयर्ड हर प्लान विद हर हस्बैंड ही शोड हर एन आर्टिकल इन द डेली नेशनल न्यूज़पेपर अंडर द हेडिंग जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो का उसने दिखाया. द कैंपेन इंक्लूडेड डिटेल्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स दैट पीपल मस्ट कंसिडर बिफोर बाइंग एनी गोल्ड ज्वेलरी. उसके अंदर सारी चीजें लिखी होंगी, वही हॉलमार्क देखो, स्टैंडर्ड चेक करो. Why do you think articles on the campaign like जागो ग्राहक जागो are published? क्यों दिए गए हैं? To educate the consumer, right to education का पार्ट है ये. Name the right of the consumer, right to education मैंने पहले बता दिया. 3 जिम्मेदारी जो उसको डिस्चार्ज करनी चाहिए, आप अपनी समझ से कोई भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास आता है, सीमा परचेज्ड अ बुक फ्रॉम हरीश बुक स्टोर. While reading the book, she find that 16 pages were missing. She approached the seller of the book and complained about the missing pages. उसने seller को बताया भाई 16 पेज मिसिंग है, एक ऐसी किताब दी. Seller promised that if the publisher was ready to replace, he would change the same. उसने बोला publisher मुझे बदल दे, मैं आपको बदल दूंगा मैडम, मैंने थोड़ी बनाई है घर में. After a week, seller informed Seema that publisher has refused. एक हफ्ते बाद उसने सीमा को बताया कि भैया जो पब्लिशर है, नहीं दीदी जो पब्लिशर है वो मना कर रहा है, नहीं हो पाएगा. Where can सीमा फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर ऑफ द बुक? कहाँ पे वो कंप्लेन कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कर सकती है, सीधा सीधा आंसर, ठीक है. सिंस द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विद द कंपनसेशन डजंट एक्सीड रुपीज 1 करोड़ आएगा यहाँ पे, शी विल फाइल अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन. उसके बाद और भी कुछ पूछा था क्या?
ऑल्सो एक्सप्लेन हु इज अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, या फिर बायर की अप्रूवल से किसी और ने ली हो, मतलब यूज कर रहा हो कोई बायर के अप्रूवल से, या सर्विस ली गई हो फॉर सम वैल्यू, इस तरीके की चीज़ों को, ऐसे लोगों को हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। कंज्यूमर कौन नहीं होता? अच्छा, एक पॉइंट वो भी लिख देना, ऊपर आया था, अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज़ ले रहा है। ठीक है। सिराजुद्दीन परचेज अ कार फॉर रुपीज 15 लाख, 15 लाख की गाड़ी खरीदी ऑटोमोबाइल कंपनी से, एंड फाउंड दैट इट्स एयरबैग्स वर डिफेक्टिव, एयरबैग्स खराब थे। आफ्टर मेनी कंप्लेन्ट्स विद द कंपनी दैट वेंट अनहर्ड, उसने कंप्लेन करी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, सेटिस्फाइड नहीं था विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसने फिर अपील कर दी स्टेट कमीशन में, वहां से भी डिससेटिस्फाइड नहीं था तो उसने फिर अपील कर दी नेशनल कमीशन में। अब वो नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप हाईएस्ट अथॉरिटी बताओ वेयर ही कुड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपए है। दूसरी चीज, जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करा गया था, सीधा नेशनल कमीशन में फाइल नहीं करा गया था। अब ये आपको सोचना है, चलो मैं देखता हूँ, मैं वेट करूंगा, ये आपको सोचना है और आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कहाँ पे फर्दर अपील कर सकता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, राजा राम बॉट अ बॉटल ऑफ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? इन्फेक्शन को हटाने वाला स्प्रे। ठीक है। इट हैड अ नॉब विच वॉज टू बी ओपन इन अ पर्टिकुलर वे, उसके ऊपर एक नॉब था जिसको एक पर्टिकुलर वे में ओपन करना था। हाउएवर देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेज, पैकेज पे ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं था। Therefore, when he tried to open the knob, जब उसने नॉर्मल वे में उसको खोलने की कोशिश करी, some of the spray flew in his eyes। ओहो, एक तो देखो डिसइंफेक्टेंट है तो खतरनाक पॉइजनस स्प्रे होगा, उसकी आंखों में गया। दिस अफेक्टेड हिज विजन, जिसकी वजह से उसके विजन पे बहुत इंपैक्ट आया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, नेम द राइट्स ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। कौन से राइट्स वायलेट करे गए हैं? नंबर 1, राइट टू सेफ्टी, फिजिकल हार्म, फिजिकल डैमेज जहां भी हो जाए, राइट टू सेफ्टी लिखाना। नंबर 2, कोई जानकारी नहीं थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक राइट्स हैं जो क्या करे गए हैं, वहां एक्सप्लॉइट करे गए हैं। स्टेट 2 डायरेक्शंस व्हिच द कंज्यूमर कोर्ट कैन इशू टू द कंपनी आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेन। आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर कोर्ट क्या ऑर्डर देगा? सबसे पहले तो कंज्यूमर कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि इस प्रोडक्ट पे प्रॉपर डायरेक्शंस दो अगर बेचना है। दूसरा, वो बोलेगा इस तरीके के बिना डायरेक्शंस के, बिना इंफॉर्मेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो विड्रॉ करो मार्केट से। तीसरा, जो कंज्यूमर कोर्ट है वो ये बोलेगा कि इनको जो नुकसान हुआ है उसका आप कंपनसेशन दो क्योंकि आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, दो ही लिखने थे। टू डायरेक्शंस व्हिच द कंज्यूमर कोर्ट कैन इशू टू द कंपनी आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट आर नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल। अब तो आपको ऐसे गुड्स बेचने नहीं है, नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल। दूसरा, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन आप दो उनको। दिस इज इट गाइस, हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। इसी के साथ साथ आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs चेक करें कौन से चैप्टर्स के आज, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 12। शेड्यूल को फॉलो करते चलना और पूरी अपनी तैयारी खींच के रखना, क्योंकि बस इसी तरीके से तैयारी हमारी होती चली जाएगी। राइट, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और बिजनेस स्टडीज में फोड़ना है। थैंक यू सो मच।